हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कांस्टेंट। आपका फ्रेंड्स हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कांस्टेंट पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे सीबीएसई सीटेट एग्जाम दिसंबर 2024 का ऑफलाइन एग्जाम के हम लोग क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिस्कस भी करेंगे जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किए गए थे ऑफलाइन एग्जाम। और वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम आप हमारा वीडियो सेशन देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है आपने हमारे YouTube चैनल लर्न कांस्टेंट पर, तो हमारे YouTube चैनल लर्न कांस्टेंट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट टीचिंग एग्जाम के लेटेस्ट वीडियोस आप तक टाइम से पहुंच सकें। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि आपके लिए हमारे वीडियो सेशन आपकी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में हेल्प करेंगे। अगर वीडियो सेशन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल टाइम माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। फ्रेंड्स, अब हम लोग वीडियो सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे सीबीएसई सीटेट ऑफलाइन एग्जाम जो आपका दिसंबर 2024 में आपका कंडक्ट किया गया था। जो आपका 14 दिसंबर के दिन आपका जो सीटेट एग्जाम कंडक्ट किया गया था सीबीएसई द्वारा, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीएसई सीटेट ऑफलाइन एग्जाम जो फ्रेंड्स कंडक्ट किया गया था 14 दिसंबर 2024 के दिन। और फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करेंगे 14 दिसंबर 2024 का पेपर 1 डिस्कस करेंगे हम लोग इस वीडियो सेशन में। फ्रेंड्स, ये आपका सीटेट पेपर 1 है जो आपका 14 दिसंबर 2024 के दिन आपका जो सीटेट पेपर 1 कंडक्ट किया गया था। और ये आपका बुकलेट, मेन टेस्ट बुकलेट कोड है आई। और फ्रेंड्स, हम लोग बुकलेट कोड आई के अकॉर्डिंग हम लोग हर एक सेक्शन को डिस्कस करेंगे। और जो भी डिस्कशन है सेशन के और हर एक क्वेश्चन के आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे डीपली। और फ्रेंड्स, इस पेपर में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी के 30 क्वेश्चंस के आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके पीरियड पेपर 1 में आपके सीडीपी सेक्शन में आपके आए थे। और फ्रेंड्स, हम लोग हर एक क्वेश्चन के आंसर, हर एक सेक्शन के क्वेश्चन के आंसर हम लोग सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन के आंसर होंगे आपके सीटेट ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग होंगे, तो आप लोग एक एक करके क्वेश्चंस का आंसर आपको देखते जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इस वीडियो सेशन में केवल डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि सीडीपी के 30 क्वेश्चन बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। तो सबसे पहला आपका पार्ट 1 है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। जैसा आप लोग देख सकते हैं, पहला आपका क्वेश्चन दिया गया है कि काइनेस्टिक लर्नर्स प्रेफर टू लर्न थ्रू, यानी कि गति संवेदी शिक्षार्थी डैश के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। यानी कि जो आपका काइनेस्टिक लर्नर है, करके और गति करके सीखना पसंद करते हैं, यानी कि करना या फिर डूइंग एंड मूविंग, यानी कि करना और चलने फिरना। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। यानी कि जो आपका गति संवेदी शिक्षार्थी हैं, करके या फिर गति करके सीखना पसंद करते हैं, वे अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझते हैं, जबकि वे भूमिका निर्वाह, प्रयोग, मॉडल बनाना या उपकरणों का प्रयोग करने जैसे कार्यों में शारीरिक रूप से शामिल आपके होते हैं। ये आपके थे काइनेस्टिक लर्नर्स। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वैगोट्स्की थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्कैफोल्डिंग, यानी कि वैगोट्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको करेक्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो दिया गया वैगोट्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है, यानी स्कैफोल्डिंग का उदाहरण। फ्रेंड्स, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना, आवश्यकता पूर्वक सहायता प्रदान करना। और जो आपका प्रमुख शैक्षिक सिद्धांत का वैगोट्स्की ने सीखने के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ पर बल दिया है। उनकी मचान की अवधारणाओं में शिक्षार्थियों को उन कार्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए अस्थायी सहायता प्रदान करना शामिल है जिन्हें वे स्वतंत्र रूप से पूरा नहीं कर सकते। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट वेव, यानी कि रचनावादी दृष्टिकोण में क्या होगा। क्या आपका रचनावादी दृष्टि है, रचनावादी एक अधिकतम सिद्धांत है, यानी कि एक लर्निंग थ्योरी है जिसमें दुनिया के बारे में अपनी समझ और ज्ञान के निर्माण से शिक्षार्थियों को सक्रिय भूमिका पर जोर देता है और अधिगम को वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सीखना, वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन करना। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है आपका डिस्ग्राफियस कैरेक्टराइज्ड बाय,
जो आपका लेखन वैकल्पिक की जो विशेषता है, यानी कि लेखन वैकल्पिक यानी कि एक अधिगम अक्षमता जो मुख्य रूप से लिखने से प्रभावित होती है, वे ये कठिनाई बुद्धि की कमी के कारण भी हो सकती है, बल्कि न्यूरोलॉजिकल अंतरों के कारण होती है, जो लेखन में शामिल या आपके पेशी कौशल संज्ञानात्मक प्रभावित करती है। यानी कि लिखित कार्यों में प्रॉब्लम्स आती है। यानी कि जो आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, आपका जो आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 3, लिखित कार्य में चुनौती। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, टीचर्स शुड इनकरेज बॉयज ऑफ हर क्लास टू पार्टिसिपेट इन। अब आपका एडर्सनिज्म टाइप क्वेश्चन आपका आ रहा है, और इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व करने में आपको सीडीपी का हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। जो आपके सीडीपी सेशन में, जो आपके सीडीपी सब्जेक्ट में आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितना भी सिलेबस है, तभी आप लोग एडर्सनिज्म टाइप क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। चलिए आइए देखते हैं क्या दिया गया। अभिकथन, शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहित तक तो ठीक है, लेकिन लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जो आपका है, यहाँ पे जेंडर स्टीरियोटाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपका एजर्सन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये आपका निगेटिव वे में आ जाएगा। और रीजन आपका दिया, बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिका ग्रहण करते हैं, ये आपका क्या हो गया नेगेटिव टैग। ये क्या भिन्नताएं, कभी भी किसी के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए, नेगेटिव टैग है आपका। आपका एदर्सन और रीजन दोनों ही गलत हो गए। आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एदर्सन रीजन दोनों ही गलत है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इंक्लूजन नीड टू बी प्रमोटेड थ्रू, यानी कि समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक। तो आपका ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको बताना है कि समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है, यानी कि इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए कौन कौन से जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं कौन कौन से होंगे जो प्रमोट करने में की हेल्प करेंगी इंक्लूजन को। सबसे पहला क्या होना चाहिए, लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए, यानी कि फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए, बिल्कुल सही। सेकंड आपका सर्गात्मक अधिगम होना चाहिए, यानी कि किसी भी चीज को सीखने में कोऑपरेट करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड भी सही है। थर्ड आपका पृथक्करण और नामीकरण, ये आपका गलत होगा। कभी भी किसी चीज को लेबलिंग या सेग्रीगेट नहीं किया जाएगा तो ये इंक्लूजन में प्रमोट नहीं होगा। कम में इमारतें, एक्सेसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग, जैसे आप लोग देखते हैं कि बिल्डिंग्स में कई तरीके के आपके फिगर या पिक्चर्स बनी होती है, किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करती है, जैसे अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक आपको एक पिक्चर के फॉर्म में बताया जाएगा। अल्फाबेटिकल ए से लेकर जेड तक, यानी कि ABCD और 1 2 3 4 आपको कार्टून की मदद से आपकी इमारतें आपको देखने को मिल जाएंगी आपके स्कूल में। तो इमारतों में जो आपकी बिल्डिंग्स में जो आपकी पिक्चरें बनी होती है, जैसे कार्टून की हेल्प से हम लोग किसी भी चीज को, जो बच्चे हैं वो सीख सकते हैं। ये आपका क्या होगा एक्सेसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग। तो आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट है अब आपका फ्रेंड्स अगला टॉपिक, सॉरी फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू cater to need of students struggling with attention deficit hyperactivity disorder teachers should avoid, यानी कि शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अधिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय इससे बचना चाहिए। तो जो आपके ADHD है, जो आपकी अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी, यानी कि जो बच्चा है किसी भी चीज पर अटेंटिव नहीं हो सकता है और उनमें बीमारी होती है कौन सी, ADHD, यानी किसी भी चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, टेंशन नहीं कर पाता है। तो उसको उन आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए और ध्यान रखते समय उससे इससे बचना चाहिए। 7 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर होगा क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शन एंड मेकिंग नॉइस, यानी कि विकर्षण और शोर करने से बचना चाहिए, ताकि जो बच्चा है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर अटेंटिव हो सके, यानी कि अपना ध्यान लगा सके। नेक्स्ट है अब आपका अगला क्वेश्चन है, अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है दिया गया अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर while a student would, अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर while a scientist would exhibit high and in dash intelligence, a sculpture what you have high dash intelligence, यानी कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक डैश बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा, जबकि एक मूर्तिकार में बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। जो आपका फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है ये आपका ऑनलाइन में आ चुका है, इसी तरीके का जो क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी बहुत लैंग्वेज अलग है, लेकिन थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट है ये सेम रख दिया गया, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में आपका CDP में एक क्वेश्चन भी आया था, जबकि एक मूर्तिकार में कौन सी बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता हो। तो आपका 8 का जो आपका आंसर होगा तर्किक गणितीय और गति संवेदी, यानी कि एक साइंटिस्ट में किस तरीके की इंटेलिजेंस होगी, तर्किक गणितीय यानी कि लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होगी, और
जो मूर्तिकार है ये आपका होगा बॉडीली काइनेस्थेटिक, जिसमें एक वैज्ञानिक आमतौर पर उच्च स्तर की गतिक बुद्धि दर्शित करता है, और जिसमें दूसरे एक जो आपका मूर्तिकार है, मूर्तिकार में क्या होगा, एक शारीरिक गतिशील बुद्धि पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जो किसी भी चीज को बनाने या हेर फेर करने के लिए कुशलता पूर्वक अपने शरीर का उपयोग करने को संदर्भित करते हैं। यानी कि कोई भी जब मूर्तिकार किसी भी मूर्ति का जो निर्माण करता है, यानी कि डेवलपमेंट करता है, बनाता है किसी मूर्ति को, तो अपने बॉडी का यूज करता है और पर्टिकुलर बॉडी एनर्जी का भी यूज करता है, जिसमें शरीर का भी उपयोग करने संदर्भित किया गया है। इसमें आंख, हाथ, आंख का सामान्य सूक्ष्म मोटर कौशल और शारीरिक गति के माध्यम से विचारों को व्यक्त करने की क्षमता शामिल है, जो मूर्तिकला और शारीरिक कला के अन्य रूपों में महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमेशा अगर मूर्तिकार की बात हो रही है, यानी मूर्तिकार में कौन सी इंटेलिजेंस है, तो आपका होगा बॉडीली काइनेस्थेटिक, ऑप्शन नंबर 4। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, अब आपका एडल्टनिज्म टाइप क्वेश्चन दिया गया है। अब हम लोग हिंदी सेक्शन में आते हैं। हिंदी जो क्वेश्चन दिया गया प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। बिल्कुल से बिल्कुल परिचित कराते हैं। कारण क्या है, सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है, यानी कि जो आपका शिक्षण है और अधिगम गहराई से उन सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से प्रभावित होता है जिनमें छात्र रहते हैं। विद्यार्थी विविध पृष्ठभूमि से आते हैं, अपने हाथ अनूठे अनुभव, मूल्य और दृष्टिकोण लाते हैं। प्रभावी शिक्षक अपने शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से खुद को परिचित करते हैं, क्योंकि अधिगम एक तय प्रत्यक्ष संज्ञानात्मक कार्य नहीं है, यह एक सामाजिक संदर्भ में होता है। जब शिक्षक छात्रों की पृष्ठभूमि को समझते हैं तो वे ऐसे पाठ तैयार कर सकते हैं जो संबंधित सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी और समावेशी है। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपका जो एडल्सन है और रीजन आपका दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहे हैं, सही एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो आपका जो आंसर होगा, जो ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4 ए और आर दोनों सही, यानी कि एडल्सन रीजन दोनों ही सही है और एडल्सन आर की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर 4। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? पियाजे डिस्क्राइब कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज अकरिंग इन, यानी कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? तो किसमें? 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरणों में, ऑप्शन नंबर 4। जिसमें आपका जो आता है संवेदी गतिशील और पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक आपकी जो स्टेजें होती हैं, 4 स्टेजें होती हैं, जिसमें आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। दिया गया पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के दो महत्वपूर्ण जो आपके संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर है। 11 का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें आपके ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी चालक अवस्था के दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर है। तो 11 का आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड डिफर्ड इमिटेशन, यानी कि वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण, ऑप्शन नंबर 4। इस अवस्था के दौरान जो आपका बच्चा है मुख्य रूप से संवेदी अनुभव और मोटर गतिविधियों के माध्यम से दुनिया के बारे में सीखते हैं। जैसा कि आपका है वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, यह समझ है कि जो किसी भी चीज को तब भी मौजूद रहती है जब वे दिखाई नहीं देती, या संज्ञानात्मक विकास में से महत्वपूर्ण छलांग है, क्योंकि जो बच्चे हैं या शिशु है दुनिया की मानसिक प्रतिनिधित्व बनाना शुरू कर देते हैं। और आपका सेकंड है स्थगित अनुसरण, किसी देखे गए कार्य को देरी के बाद दोहराने की क्षमता को संदर्भित करता है या दर्शाता है कि बच्चे ने स्मृति विकसित की है और क्रिया की मानसिक छवि रख सकता है। ये आपके थे 2 मील के पत्थर। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब एक्सटेंसिव मोटिवेशन, निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? यानी कि हमें बाहर से प्रेरणा जो मिलती है, इसमें से आप के ऑप्शन दिए गए हैं, सही वर्णन आपको बताना है क्या होगा। जो आपकी बाहरी अभिप्रेरणा है, सही वर्णन क्या है? तो आपका जो होगा अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, यानी कि हमें बाहर से जो प्रेरणा मिलती है या जो परिणाम हमें दिखाई देते हैं मिलते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मोटिवेशन दैट कम फ्रॉम द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि अभिप्रेरणा जो वातावरण परिणामों से आती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अर्थपूर्ण दिया गया मीनिंगफुल लर्निंग इज प्राइमली नॉट अबाउट, अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है? जो आपका अर्थपूर्ण अधिगम है वो आपका जानकारी को रटना नहीं दर्शाता है,
यानी कि जो मेमोराइज यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करना क्या है, एक निगेटिव वे में लिया जा सकता है। और जो आपका मीनिंगफुल लर्निंग है, यानी कि किसी भी चीज को समझा जाए और कौशलों का विकास हो। और क्वेश्चन में क्या दिया गया, नॉट, आपको बताना है कि अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में सही नहीं है, यानी कि अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसको संदर्भित नहीं करता है। कौशल का विकास, ये बिल्कुल सही है, कौशल का विकास होना चाहिए, यानी कि किसी भी स्किल का डेवलपमेंट होना चाहिए। साढ़े अवधारणाओं को समझना, बिल्कुल सही, ज्ञान का निर्माण होना चाहिए, लेकिन जानकारी को रटना ये सही नहीं है। जानकारी को याद करना अर्थपूर्ण अधिगम के मूल विचार के अनुरूप नहीं होता, जबकि कभी कभी कुछ स्तर की याद रखने की आवश्यकता होती है। अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से तत्वों की रट कर याद रखने के बारे में नहीं होता है। तो आपका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पेगोट्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं, ऐसा इसलिए ये करते हैं कि विचार और आत्म यमन में सहायता के लिए। ऑप्शन नंबर सेकंड, बच्चे खुद से बात करते हैं सोचने में सहायता और स्वयं यमन के लिए। पेगोट्स्की के अनुसार की पर्सनल टॉक यानी कि निजी वाणी बच्चों को क्रियाओं की योजना बनाने, समस्याओं को हल करने और अपने व्यवहार को नियंत्रित करने में मदद करती है, खासकर चुनौतीपूर्ण कार्यों के दौरान। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूरी विमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो आपका जो आंसर होगा, मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो गया, प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चे बड़ी अधिक केंद्रीय मांसपेशियों जैसे कंधों और बाहों में पर कंट्रोल प्राप्त करते हैं, इससे पहले कि वे हाथों और उंगलियों से जुड़े बेहतर पेशी कौशल विकसित करें। मोतियों को धागों में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। वह समीप दूर विमुख का सही प्रतिनिधित्व करता है। या प्रगति दर्शाती है कि पेशी कौशल व्यापक पेशी क्रियाओं जैसे गेंद को पकड़ना, जिसमें वे बड़ी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं, इससे अधिक है। परस्पर सूक्ष्म जो आपकी सूक्ष्म पेशी कौशल है, मन की पिरोना, जिसमें सटीक उंगली समन्वय की आवश्यकता होती है, यानी कि किसी भी मोतियों को धागे में पिरोना क्या है, तो ज्यादा मसल्स का यूज नहीं होता है ज्यादातर अमाउंट में। आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, इन डेवलपमेंट टर्म टाइम फ्रेम where an individual uphold and amplify sensitivity to particular insensitive for the development particular skill to function in an efficient manner is referred to as that task of development। विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्तित संवेदनशीलता रखता है, जिसमें वह कुशल तरीके से कौशल करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, और वह विकास की डैश कहलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 चुनौतीपूर्ण अवधि। ऑप्शन नंबर 4 जो आपकी चुनौतीपूर्ण अवधि है विकास की वह समय सीमा जिसमें कोई व्यक्ति विशेष प्रोत्साहनों और अनुभव के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होता है, और जिसमें से इनपुट विशेष कौशल के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है, विकास की क्रांतिक अवधि के रूप में जाना जाता है। तो आपका जो आंसर होगा, देखिए ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 4 चुनौतीपूर्ण अवधि यानी कि क्रिटिकल पीरियड। अब आपका फ्रेंड्स अगला टॉपिक अब आपका अगला क्वेश्चन है एडर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन दिया गया शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलम्बन बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। बिल्कुल गलत, कोई बाधा नहीं डालता है। रीजन क्या ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके उसमें हेर फेर करके सीखते हैं, ये भी आपका गलत होगा। आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 एडर्सन रीजन दोनों ही गलत होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया जो स्कैफोल्डिंग है सीखने की प्रक्रिया में बाधा नहीं डालता है। वास्तव में यह छात्रों को उन कार्यों को नेविगेट करने में मदद करके सीखने को बढ़ाता है जो उनकी वर्तमान क्षमताओं से परे हैं। इस प्रकार जेड पीडी यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के भीतर विकास की सुविधा प्रदान करते हैं। शिक्षकों की भूमिका छात्रों को स्वतंत्रता की ओर मार्गदर्शन करने के लिए सही तरह का समर्थन प्रदान करता है। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन करेक्ट होगा 17 का, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 3। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बच्चे जो है उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बच्चों के विकास और व्यवहार को देखने का तरीका मनोविज्ञान और शिक्षा में बहस का विषय रहा है। विभिन्न सिद्धांत समझाने के लिए सामने आए हैं कि वह बच्चे
अनुभव के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में पैदा होते हैं, क्योंकि वे पूर्व निर्धारित लक्षणों या क्षमताओं के साथ दुनिया में आते हैं। आपका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। दिया गया है कि कोल्सबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो आपका आंसर होगा कन्वेंशनल यानी कि पारंपरिक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो आपका पारंपरिक है, कोल्सबर्ग के नैतिक विकास के पारंपरिक स्तर पर व्यक्तियों का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से सामाजिक मानदंडों और दूसरों द्वारा एक अच्छा व्यक्ति के रूप में देखे जाने की इच्छा से निर्देशित होता है। इस स्तर में एक मानसिकता शामिल है जहाँ व्यक्ति दूसरों की स्वीकृति की गहराई से परवाह करते हैं और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने, समूह की अपेक्षाओं के अनुरूप होने से चिंतित होते हैं। वे एक ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, जैसे कि सजा से बचना या प्रशंसा करना। क्या आपका था पारंपरिक काल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। अब आपका अगला क्वेश्चन है एडल्टनिज्म टाइप क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया गया है कि अभिकथन और कारण दिया गया है कि 5 से 6 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को ठीक से रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल सही। और कारण क्या दिए गए, बच्चे 5 से 6 साल के बाद गतिक कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही। और जो आपका रीजन है एडल्सन की सही एक्सप्लेनेशन करता है। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। प्रारंभिक में बचपन में विशेष रूप से 5 से 6 वर्ष की आयु से पहले बच्चे अभी भी गतिक कौशल विकसित कर रहे होते हैं, अर्थात अपने हाथों और उंगलियों की छोटी मांसपेशियों को नियंत्रित करने की क्षमता है। ये कौशल साफ सुथरे ढंग से लिखने, अक्षरों को सही ढंग से लिखने और पंक्तियों के भीतर रहने जैसे कार्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। यह भी आपका एडल्टनिज्म टाइप क्वेश्चन दिया गया है कि शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम को प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। ये आपका जो होगा ये गलत हो जाएगा। शिक्षकों को छात्रों से दूरी नहीं बनानी चाहिए, बिल्कुल गलत हो गई आपकी स्टेटमेंट। और अधिगम को प्राथमिक जिम्मेदारी उन पर नहीं डालनी चाहिए। और जो कारण दिया गया, अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक अधिकारिकवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। बिल्कुल गलत। इसमें एडल्टनिज्म दोनों ही गलत है। आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एडल्टनिज्म दोनों ही गलत होंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड। जैसे कि दोनों कथन और कारण असत्य हैं। यह कथन आपकी स्टेटमेंट है शिक्षकों को छात्रों से दूरी बना देनी चाहिए, सीखने की प्राथमिकता जिम्मेदारी पूरी तरीके से छात्रों पर डाल देनी चाहिए, आपका बिल्कुल ही गलत है। जबकि छात्र की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है कि शिक्षण तब अधिक प्रभावी होता है जब तक मार्गदर्शन देते, समर्थन और सक्रिय भागीदारी प्रदान करते हैं। और जो आपका कारण दिया गया है, अनुसंधान इस विचार का समर्थन करता है कि लोकतांत्रिक या सहयोगी वातावरण जहाँ छात्र अपनी शिक्षा में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, सत्तावादी लोगों की तुलना में प्रेरणा और समझ के लिए अधिक अनुकूल है। तो आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्या क्या मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर टिपिकली एट्रीब्यूट सच टू डैश एंड फेलर टू, यानी कि महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय डैश को देते हैं और असफलता। ये भी आपका जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपका आ चुका है प्रीवियस ईयर में। 22 में आपका जो आंसर होगा योग्यता और कोशिश, अपर्याप्त कोशिश, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। जैसे कि प्रवीणता उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय क्षमता और प्रयास को और असफलता का श्रेय अपर्याप्त प्रयास को देते हैं। ये शिक्षार्थी मानते हैं कि कड़ी मेहनत और दृढ़ता से उनकी क्षमताओं का विकास किया जा सकता है। जब ये सफल होते हैं तो वे उन पर अपनी अंतर्निहित क्षमताओं और कार्य में लगाए गए प्रयास दोनों का परिणाम कम मानते हैं। हालांकि जब वे असफल होते हैं तो वे जैसे अपर्याप्त प्रयास या अभ्यास की कमी के कारण कम क्षमता जैसे निश्चित लक्षण के बजाय मानने की अधिक संभावना रखते हैं। यह मानसिकता सीखने के लिए लचीलापन और विकास उन्मुख दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। चैलेंजेस इन सोशल कम्युनिकेशन आर एविडेंट इन, यानी कि सामाजिक संचार में चुनौतियां इसमें स्पष्ट होती हैं। तो आपका जो आंसर होगा ऑटिज्म क्रम विकार में, यानी कि ASD एस्वलिन क्रम विकार, ऑप्शन नंबर 4। जैसे कि सामाजिक संचार में चुनौतियां किसमें स्पष्ट दिखाई देती है, विशेष रूप से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में यानी ASD में स्पष्ट है। ऑटिज्म वाले बच्चे अक्सर सामाजिक रूप से उपयुक्त तरीके से मौखिक और गैर मौखिक संचार को समझने और उपयोग करने में संघर्ष करते हैं। उन्हें चेहरे के भाव, शरीर की भाषा और आवाज के लहजे जैसे सामाजिक संकेतों की व्याख्या करने में कठिनाई हो सकती है, जो दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने की उनकी
क्षमता में बाधा डाल सकती है। और जो आपका ASD है यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक मुख्य विशेषता है, साथ ही प्रतिबंधित है या दोहराव वाले व्यवहार और रुचियां भी हैं। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। चिल्ड्रन ऑफन कम अप विद देयर ओन एक्सप्लेनेशन ऑफ इवेंट अराउंड देम ऑन बीइंग प्रोब्ड that to bite just it rains. Piace God was tired of carrying the bucket of water in his shoulder. Such explanation. बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं को अपनी व्याख्या लेकर आते हैं और बारिश क्यों होती है या पूछे जाने पर यह कहती है कि भगवान अपने कंधे पर पानी की बाल्टियां ढो ढोकर थक चुके थे। ऐसी व्याख्याएं बच्चे सोचते हैं। तो आपका 24 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। संकेत देते हैं कि बच्चों में अपनी सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है, जिसमें वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। बच्चे स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं और लगातार अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। इनकी व्याख्याएं अक्सर कल्पनाशील सोच, सांस्कृतिक प्रभाव और बढ़ती संज्ञानात्मक क्षमताओं के मिश्रण को दर्शाती हैं, जिनमें छोटे बच्चे अक्सर अपने परिवार, संस्कृति और पर्यावरण से उपलब्ध जानकारी और मान्यताओं का उपयोग घटनाओं की व्याख्या करने के लिए करते हैं, भले ही वे वैज्ञानिक रूप से सटीक ना हो। यह दर्शाया गया कि बच्चों की सोच कैसे सांस्कृतिक कथाओं और कल्पनाशील तर्क से प्रभावित होती है। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। दिया गया ड्यूरिंग द प्ले टाइम एट a school Rishi, a 7-year-old boy picked up a doll to play with. Some of his peers made a fun from him for his choice of toy. As a teacher who wants his student to grow up with gender role flexibility, which of the following would be the best response to the situation by the teacher? विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। उनके कुछ साथियों ने उसकी पसंद की खिलौने के लिए इसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहते हैं, तो इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आपका आंसर होगा, ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे अपनी पसंद का कोई भी खिलौना चुन सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट। यानी कि इस स्थिति में सबसे अच्छा जवाब यह होगा कि ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने दें और अन्य बच्चों को बताएं कि वे अपनी पसंद का कोई भी खिलौना चुन सकते हैं। या दृष्टिकोण निर्णय के डर के बिना व्यक्तिगत प्राथमिकताओं की अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करता है और एक स्पष्ट संदेश भेजता है कि खिलौनों के चुनाव पर कोई लिंग प्रतिबंधित नहीं है। इसलिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 25 आपका होगा, 25 का आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। दिया गया इन ऑर्डर टू हेल्प स्टूडेंट टू बिकम गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, अ टीचर शुड एम्फसाइज ऑन द प्रैक्टिस ऑफ। अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से इस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। 26 का आपका आंसर होगा बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रतिबंधित समस्याओं में विभाजित करना। ऑप्शन नंबर 4। यह रणनीति जिसे चेकिंग के रूप में जाना जाता है, छात्रों को नाम से जाना जाता है चेकिंग के रूप। छात्रों को पूरी समस्या की जटिलता से अभिभूत महसूस करने के बजाय समस्या के विशिष्ट प्रबंधित भागों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। समस्या के छोटे टुकड़ों को हल करके छात्र धीरे धीरे बड़ी समस्या के समाधान को एक साथ जोड़ सकते हैं। या विधि स्पष्टता को बढ़ावा देती है और संज्ञानात्मक अधिभार को कम करती है, जिसमें समस्या समाधान प्रक्रिया अधिक कुशल होती है। आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब आपका अगला क्वेश्चन है, अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 27। चिल्ड्रन लर्न बेटर इफ दे एक्सपीरियंस। यानी कि बच्चे जब डैश का अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3। बच्चों के सीखने के अनुभव उनकी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं से बहुत प्रभावित होते हैं। सीखने की गतिविधियों में उनकी प्रेरणा, सतर्कता और भावनात्मक जुड़ाव का स्तर या तो जानकारी की आत्मसात करने और बनाए रखने की उनकी क्षमता को बढ़ा सकता है या बाधित कर सकता है। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। दिया गया लॉरेंस कोल्सबर्ग आर्ग्यू दैट। लॉरेंस कोल्सबर्ग ने तर्क दिया है कि। अब आपके कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आपको करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 28 का कि नैतिक विकास क्रमिक चरणों में है। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मॉरल डेवलपमेंट अकर प्रोग्रेसिवली इन स्टेजेस। यानी कोल्सबर्ग ने तर्क दिया है नैतिक विकास चरणों में क्रमिक रूप से होता है। उनके सिद्धांत के अनुसार बच्चे
और वयस्क के चरणों से गुजरते हैं जो सही और गलत की सरल ठोस समझ से शुरू होकर अधिक जटिल अमूर्त नैतिक सिद्धांत तक। और अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। आपका फ्रेंड्स एडर्सनिज्म टाइप क्वेश्चन दिया गया है। इसमें अभिकथन और कारण दिया गया अभिकथन। एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल आपका जो एडर्सन है बिल्कुल सही है। रीजन क्या दिया गया आइए देखते हैं। समावेशी कक्षाओं को पाठचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीति के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। बिल्कुल गलत। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर जैसा आपको दिया गया है कथन कि आपका सही है। एडर्सन रीजन एडर्सन सही है। इसमें दिया गया है कि बहुसंवेदी अधिगम में एक समय से एक अधिक इंद्रियां जैसे दृष्टि श्रवण या स्पर्श को शामिल शामिल होता है ताकि छात्रों को जानकारी हो सके और जानकारी को बेहतर ढंग से समझने और बनाए रखने में मदद मिल सके। जैसे कि दृश्य श्रवण या मोटर हानि वाले। हालांकि जो आपका कथन है वो आपका गलत इसलिए है जबकि मानकीकृत पाठचर्या सामग्री और मूल्यांकन रणनीतियों को अपनाने से संरचना प्रदान की जा सकती है। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। फ्रेंड्स अब आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। According to Jean Piaget, a child who is unable to understand the logic behind simple mathematical reversals such as the 4 plus 5 equals to 9, यानी कि क्या बच्चा क्या अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे के अनुसार बच्चा जो एक सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे कि 4 प्लस 5 9 करा 9 माइनस 5 टू 4 के पीछे अंक के तर्क को समझने में असमर्थ है। इसका कारण क्या है? 30 का आपका आंसर होगा अपरिवर्तनीयता यानी कि इरिवर्सिबिलिटी। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि प्रसिद्ध विकासात्मक मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। उनके सिद्धांत पर बल दिया गया है कि बच्चे विकास के अलग अलग चरणों से गुजरते हैं कि जिनमें से प्रत्येक विशेष संज्ञानात्मक क्षमताओं द्वारा चिन्हित किए गए सरल गणितीय उलटफेरों के पीछे के तर्क को समझने में बच्चे की असमर्थता जैसे कि 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 9 जैसा आप क्वेश्चन में दिया गया है। और इसलिए जब 9 माइनस 5 बच्चा जब करता है तो 4 को मिलता है। क्या आपका क्या परिवर्तन के कारण है? पियाजे के सिद्धांत में परिवर्तनीयता का अर्थ है कि इस बात को समझने में असमर्थता की क्रियाओं या प्रक्रियाओं को उल्टा जा सकता है। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था जो आपकी होती है 2 से 7 वर्ष के बीच में यानी कि 2 से 7 ईयर्स के बीच में दौरान बच्चे अक्सर यह समझने में संघर्ष करते हैं कि संक्रिया को परिवर्तित या पूर्ववत या उल्टा किया जा सकता है। उन्हें यह एहसास नहीं हो सकता है कि यदि आप किसी संख्या में कुछ जोड़ते हैं तो आप मूल संख्या पर वापस आने की उस राशि को घटा भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्या आपके थे सीडीपी के 30 क्वेश्चन जो हम लोगों ने इस वीडियो सेशन में सॉल्व किए और अच्छी तरीके से डीपली में समझे। आई होप आपका वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स हम लोगों ने इस वीडियो सेशन में सीबीएसई सीटेट पेपर 1 जो आपका 14 दिसंबर 2024 के दिन जो आपका सीटेट पेपर 1 कंडक्ट किया गया था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया वीडियो सेशन में सीडीपी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। और फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को ताकि यह वीडियो सेशन आपके फ्रेंड्स की बहुत ही हेल्प करेगा, आपके टीचिंग एग्जाम्स में हेल्प करेगा ताकि आपका सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो सके। और फ्रेंड्स मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।